बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीम का थाना। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटो का साम्यवाद। सबसे पहले हम प्लेटो के साम्यवाद का अर्थ जानते हैं। प्लेटो का मानना है कि सैनिक और शासकों के लिए आदर्श राज्य में न तो अपना परिवार या घर होना चाहिए, न ही निजी संपत्ति। अपने इस उद्देश्य या विचार को सकारात्मक रूप देने के लिए प्लेटो ने जिस विस्तृत योजना का निर्माण किया है उसे ही प्लेटो का साम्यवाद या प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो का कहना है कि संरक्षक या अभिभावक वर्ग के सदस्य विवाह करने और निजी परिवार बसाने के अधिकार से वंचित रहेंगे। पतियों तथा बच्चों पर एक व्यक्ति या परिवार का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज या राज्य का अधिकार रहेगा। सभी को उसमें साझा अधिकार प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो संरक्षक वर्ग के लिए है। संरक्षक वर्ग में दो वर्ग शामिल हैं, एक तो शासक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो संपत्ति और जो निजी परिवार है उसको वंचित कर देता है इन दोनों से, संरक्षक वर्ग को, और यही उसका साम्यवादी सिद्धांत है। इस साम्यवादी सिद्धांत के जहाँ तक आधारों की बात है, जो पहला आधार है वो मनोवैज्ञानिक आधार है। प्लेटो का साम्यवाद एक साध्य न होकर न्याय पर आधारित आदर्श राज्य को स्थापित करने का एक साधन मात्र था। उनके अनुसार यदि देश को और सैनिकों को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार के बंधनों से मुक्त रखा जाएगा तभी अपने उत्तरदायित्व को निस्वार्थ और विवेकपूर्ण ढंग से निभा सकेंगे। प्लेटो यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप से ये जानते थे कि संपत्ति व्यक्ति को स्वार्थपरता की तरफ ले जाती है और जो निजी परिवार है वो व्यक्ति को भाई भतीजावाद और पक्षपात की तरफ ले जाता है। तो इन दोनों प्रकार की विकृतियों से बचने के लिए वे अपना साम्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट आधार राजनीतिक आधार है। प्लेटो का मानना था कि यदि राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति एक ही हाथों में रहेगी तो उसके घातक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यकुशलता बनाए रखने की दृष्टि से राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का अलग अलग हाथों में रहना आवश्यक है। जैसा कि ये माना जाता है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति यदि एक हाथ में होती हैं तो उससे एकाधिकारवाद और निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए प्लेटो ने यही सोचते हुए अपना साम्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट आधार दार्शनिक आधार है। प्लेटो साम्यवाद की व्यवस्था अभिभावक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए ही करता है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं, क्योंकि उत्पादक वर्ग उत्पादन का कार्य करता है, वह अपरिग्रह अर्थात साम्यवादी नहीं हो सकता। जबकि प्लेटो के लिए साम्यवाद का अर्थ अपरिग्रह से और राज्य का पतन करने वाले तत्वों से दूर रहने से है। इस प्रकार जो है अपनी दार्शनिक सोच के आधार पर प्लेटो केवल उत्पादक वर्ग के लिए ही साम्यवादी सिद्धांत की व्यवस्था करता है, उत्पादक वर्ग के लिए नहीं करता। नेक्स्ट व्यवहारिक आधार है। प्लेटो के अनुसार शासन संचालन का अधिकार विवेक युक्त और सद्गुण व्यक्तियों को ही है। ऐसे लोगों को अगर संपत्ति संग्रह करने की छूट दे दी जाएगी तो अंत में राजनीतिक पदों की नियुक्ति का आधार सद्गुण के स्थान पर संपत्ति हो जाएगा और इस तरह आदर्श राज्य की व्यवस्था का पतन हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कई दफ़ा जो है अगर संपत्ति संग्रह करने की असीमित छूट अगर दे दी जाती है तो अंत में जो राजनीतिक पद हैं वो केवल धन बल के आधार पर पैसे वाले लोग ही ले जाते हैं, उससे सद्गुणी व्यक्तियों के आने का रास्ता बंद हो जाता है। अब हम चलते हैं प्लेटो के साम्यवाद की विशेषताओं पर। पहली विशेषता है अर्ध साम्यवाद। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था समाज के केवल एक वर्ग पर ही लागू होती है, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होती। तो ये पहली विशेषता है। प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग पर ही लागू होता है, लेकिन उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है। जो दूसरी विशेषता है वो है न्याय की पूरक व्यवस्था। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना करना है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की व्यवहारिकता के लिए दो साधनों का जिक्र किया है। एक तो शिक्षा सकारात्मक साधन है और दूसरा साम्यवाद नकारात्मक साधन है।
तीसरी विशेषता है अभिजात्यवादी। प्लेटो केवल उच्च वर्ग को ही साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रखता है। यह व्यवस्था केवल शासक वर्ग के लिए है, शासक वर्ग के लिए और सैनिक वर्ग के लिए है। साम्यवाद का प्रयोजन केवल थोड़े शासकों के जीवन को नियंत्रित करना है ताकि वे सामाजिक हित के कार्य निर्बाध रूप से पूरा कर सकें। अतः प्लेटो का साम्यवाद बौद्धिक अल्पतंत्र के शासन की स्थापना करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो अरिस्टोक्रेटिक है, वो सबके लिए साम्यवाद की व्यवस्था नहीं करते, यानी उत्पादक वर्ग को वंचित रखते हैं। मतलब केवल ये अपन यूँ कह सकते हैं कि जो संरक्षक वर्ग है उसी पर लागू करते हैं, ये उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं करते, इसलिए अरिस्टोक्रेटिक है। नेक्स्ट जो है वो राजनीतिक है। प्लेटो का साम्यवाद आर्थिक नहीं है, राजनीतिक है। उसके साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को दूर करना नहीं था, अपितु तत्कालीन राजनीतिक दोषों को दूर करना था। वे चाहते थे कि शासन की बागडोर दार्शनिक शासकों के हाथों में हो। नेक्स्ट विशेषता तपस्यात्मक है। प्लेटो ने शासक तथा सैनिक वर्ग को संपत्ति तथा परिवार का मोह त्याग कर एक सन्यासी की तरह जीवन जीने की कल्पना वो करते हैं। नेक्स्ट जो विशेषता है वो आर्थिक ढांचे में परिवर्तन नहीं। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग को इस व्यवस्था से बाहर रखता है। उत्पादक वर्ग अपनी संपत्ति का स्वामी बना रहता है। प्लेटो अपने साम्यवाद में आर्थिक ढांचे को यथावत बनाए रखना चाहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो है वो अपने साम्यवाद में उत्पादक वर्ग को इस व्यवस्था से बाहर रखता है, यानी उसको उस पर साम्यवाद लागू नहीं करता। नेक्स्ट जो विशेषता है वो राज्य की एकता और रक्षक की व्यवस्था। प्लेटो राज्य में एकता स्थापित करने के लिए संरक्षक वर्ग के लिए साम्यवादी व्यवस्था की योजना प्रस्तुत करता है। साम्यवादी व्यवस्था की योजना प्रस्तुत करता है। प्लेटो की साम्यवादी योजना अभिभावक वर्ग को कंचन और कामिनी के मोह से दूर रखकर सार्वजनिक हित में शासन करने के लिए प्रेरित करेगी। स्त्रियों को भी राज्य की सेवा का सक्रिय अवसर मिलेगा। इससे राज्य की एकता में वृद्धि होगी। अब हम चलते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है और जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें समानताएं और असमानताएं दोनों देखेंगे। पहले समानताएं देखते हैं। प्लेटो ने अनियमित और अनियंत्रित प्रतियोगिता को कोई महत्व नहीं दिया है। मार्क्सवादी साम्यवाद भी अनियंत्रित और अनियमित आर्थिक प्रतियोगिता में कोई स्थान नहीं देता। प्लेटो ने अपने साम्यवाद में व्यक्ति के अधिकारों पर ध्यान न देकर उसके कर्तव्यों पर ध्यान दिया है, जबकि आधुनिक साम्यवाद भी व्यक्ति पर इतने ही कर्तव्य आरोपित करता है कि वह अपने अधिकारों से वंचित सा हो जाता है। प्लेटो के साम्यवाद की योजना काल्पनिक और अव्यवहारिक है। मार्क्सवादी योजना का भी यदि कोई गहराई और विस्तार से विश्लेषण करे तो वह अव्यवहारिक ठहरती है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो आधुनिक जो साम्यवाद है वो भी पूरी दुनिया में लगभग फैल हो गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि रूस में भी जो है वो सफल नहीं रहा, चाइना ने भी उसको मॉडिफाई कर लिया है। जहाँ तक इसकी समानताओं की बात है, हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो आध्यात्मिक साम्यवाद है, जबकि जो कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद था वो भौतिक साम्यवाद है। नेक्स्ट जो है, अगर हम असमानता देखने की कोशिश करें तो प्लेटो के साम्यवाद की प्राप्ति का मार्ग नकारात्मक है, जबकि आधुनिक साम्यवाद की प्राप्ति का मार्ग क्रांति और प्रचार है। आधुनिक साम्यवाद प्लेटो की भांति आत्मसंयम और आत्मनियंत्रणों के साधनों का उद्घोषक नहीं है। यानी प्लेटो का जो मार्ग है वो नकारात्मक है, अर्थात जो संरक्षक वर्ग है उसको क्या नहीं करना है, यानी उसको संपत्ति नहीं रखनी है, अपना निजी परिवार नहीं रखना है। जबकि आधुनिक साम्यवाद जो है वो क्रांति की बात करता है, खूनी क्रांति की बात करता है। प्लेटो का साम्यवाद उच्च वर्गों को प्रधानता देता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद निम्न और श्रमिक वर्ग को पहला कुलीन तंत्र का पोषक मानता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो उच्च वर्गों को प्रधानता देता है, क्योंकि उसे उच्च वर्ग पर ही लागू किया गया है, उत्पादक वर्ग पर उसे लागू नहीं किया गया है। जबकि आधुनिक साम्यवाद जो है वो निम्न और श्रमिक वर्ग को प्रेरित करता है। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों, तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए इन जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है और पाने के लिए सर्वत्र संसार पड़ा है। अब हम चलते हैं जो प्लेटो का साम्यवाद है उसकी आलोचना पर, यानी उसमें कमियां हैं, वो एकदम फुल प्रूफ सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत जो है, सिद्धांतों का खंडन और मंडन चलता है, उसकी अपनी भी कुछ कमियां हैं। पहली कमी है, प्लेटो का साम्यवाद जो है अर्ध साम्यवाद है।
जिसमें राज्य के केवल 2 वर्गों के लिए ही साम्यवाद का प्रावधान है और संख्या की दृष्टि से बहुत ही छोटा भाग है। संपूर्ण समाज के लिए वह साम्यवाद की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया है। तो ये पहली आलोचना है कि उसका जो साम्यवाद है वो संपूर्ण साम्यवाद नहीं है, क्योंकि वो केवल 2 वर्गों पर लागू होता है, सारे वर्गों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो उत्पादक वर्ग पर लागू ही नहीं होता। नेक्स्ट जो उसकी आलोचना है वो है कि इस साम्यवाद को समाज के कुछ भाग के लिए लागू करके शेष के लिए व्यक्तिगत संपत्ति व्यवस्था करके प्लेटो स्वयं एक राज्य में 2 राज्यों को जन्म दे रहा है। इसमें समाज का विघटन ही होगा। नेक्स्ट आलोचना के रूप में हम ये कह सकते हैं कि चूंकि उसका साम्यवाद संपूर्ण समाज पर लागू नहीं होता, इसलिए एक राज्य में 2 प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो उससे सामाजिक विघटन हो सकता है, क्योंकि जो जिस वर्ग पर लागू होता है उसमें असंतुष्टि का भाव होगा और वही आक्रोश का रूप ले लेगा। नेक्स्ट आलोचना की बात करें, यदि व्यक्तिगत संपत्ति समाज में फूट पैदा करने वाली है तो राज्य के तीसरे वर्ग से भी इस व्यवस्था को समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाता। ये भी प्लेटो की अच्छी आलोचना है साम्यवाद की, कि यदि प्राइवेट प्रॉपर्टी से समाज में फूट पैदा होती है तो फिर आप उसे सैनिक और शासक वर्ग पर ही लागू क्यों कर रहे हो। वो तो फिर यदि उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि यदि उसे लागू किया जाए तो फिर तीनों वर्गों पर लागू किया जाए, और लागू नहीं किया जाए तो किसी भी वर्ग पर लागू नहीं किया जाए। नेक्स्ट जो उसकी आलोचना है वो हम ये कह सकते हैं कि राज्य व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति का साधन है, जबकि प्लेटो ने तो राज्य को साध्य ही बना दिया है। यहाँ जिस तरीके से राज्य की एकता, राज्य की सुदृढ़ता और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए जिस मॉडल का साम्यवाद का वो प्रतिपादन करते हैं, उससे राज्य अपने आप में साध्य बन जाता है और व्यक्ति जो है वो साधन मात्र रह जाता है। जबकि आधुनिक मतलब समय में ये माना जाता है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों के हितों की पूर्ति का ही साधन है, अपने आप में साध्य नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों ने ही राज्य को बनाया है, राज्य ने व्यक्तियों को नहीं बनाया। नेक्स्ट अगर आलोचना की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का मानना है कि भौतिक दशाएं आध्यात्मिक बुराइयों का कारण हैं और कारण का अंत करना आवश्यक है, जो उचित नहीं लगता। जैसा कि प्लेटो कह रहे हैं कि जो भौतिक कंडीशंस हैं उन्हीं के कारण आध्यात्मिक बुराइयां पैदा होती हैं। अगर उनका अंत कर दिया जाए तो आध्यात्मिक बुराइयां उत्पन्न नहीं होंगी, तो जो अपने आप में उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो आज का टॉपिक था प्लेटो का साम्यवाद वो खत्म होता है। धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।